ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहला है जैसे कि फी डिपेंडेंसी। सी, हम लोगों के पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने होने चाहिए कि हम किसी एक क्लाइंट के ऊपर फीस के लिए डिपेंडेंट नहीं, है ना। अल्टीमेटली देखो, अपने को भी अपना घर चलाना ना, तो पैसा ही कमाना पड़ेगा। अब जब आप क्लाइंट से जुड़ करके काम करोगे तो आपके पास ये कोशिश आपको ये करनी है कि आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एक ही क्लाइंट के ऊपर आप फीस के लिए डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर क्योंकि आप उसके फीस के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो तो अब फियर विल बी क्रिएटेड इन योर माइंड कि यार अगर इस क्लाइंट ने मुझे मना कर दिया सो मेरा क्या होगा। लगेगा ना, लगेगा, फियर मन में आएगा नहीं आएगा? यस और नो? यस सर। होगा ये चीज। तो ओवर डिपेंडेंसी किसी एक क्लाइंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी। अब क्या इसका कोई स्टैंडर्ड गिवन है कि सर कितना फीस की डिपेंडेंसी, मतलब कोई परसेंटेज है, क्या है? इफ आई एम सेइंग कि मैं 100 रुपीज कमा रहा हूं, तो उसमें से कितना प्रपोर्शन एक क्लाइंट्स के फीस ली जा सकती है? ऐसा कोई स्टैंडर्ड है नहीं। तो ऐसा स्टैंडर्ड है, वो हम लोग देख लेते हैं। थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड if these represent a large proportion of one partner or of one office of the firm. Over dependency could lead the auditor to ignore adjustment required in the financial statement of fear of losing the client. Okay, factors relevant when evaluating the threat include operating structure of the firm, whether the firm is a well established or new, the significance of the client to the firm. ठीक है, अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जब आप ये कंसीडर कर रहे हो कि भाई क्या हम ओवर डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो हमारे फर्म का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है वो देखने वाली चीज है। हमारी फर्म नई है या वेल स्टैब्लिश है। देखो, वेल स्टैब्लिश फर्म के लिए ये सब चीजें इतनी रिलेवेंट होती नहीं, उनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होता है, तो फर्क नहीं पड़ता, एक क्लाइंट आएगा तो आएगा, चले जाएगा तो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन नई फर्म्स के लिए ये चीज होती नई फर्म्स के लिए ये चीज होती है ना। क्योंकि उन लोगों को क्लाइंट बनाने हैं, अभी तो उनका तो काम चालू हुआ है, तो वो ये कोशिश करेंगे कि भाई क्लाइंट नाराज ना हो उनसे ना। अगर वो चला जाएगा तो हम काम किसके लिए करेंगे, काम करेंगे किसका? हमारे को नहीं, उनके अंदर ज्यादा डर होता है। ठीक है, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लाइंट टू द फर्म, और वो क्लाइंट कितना सिग्निफिकेंट क्लाइंट है। नाउ द स्टैंडर्ड दैट हैज बीन गिवन इन दिस 410.382, इट सेज अब क्लाइंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपके नॉन लिस्टेड क्लाइंट हो सकते हैं बेटा, एक आपके लिस्टेड क्लाइंट हो सकते हैं। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड आपके बनाए जाएंगे वो स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे आपके हर लिस्टेड क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि लिस्टेड क्लाइंट्स में ज्यादा पब्लिक मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना भाई। जैसे लिस्टेड मतलब समझते हो क्या होता है ना, सबको पता है ये चीज। यस सर। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब हम ये स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं तो लिस्टेड क्लाइंट के लिए ज्यादा आपको स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। एक सेकेंड ना। और नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए थोड़े लेस स्ट्रिंजेंट आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं फीस फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट रिप्रेजेंट अ लार्ज प्रोपोर्शन द फर्म्स टोटल, द फर्म शुड इंप्लीमेंट safeguards such as increasing the client base to reduce dependency, having an appropriate reviewer. See this one, एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कराना, ये आपको बहुत ज्यादा मतलब मोस्टली सभी केसेस में ये वाला सेफगार्ड मिलेगा ही मिलेगा। दीज आर दी सेफगार्ड्स। ठीक है, ये सेफगार्ड्स हैं। अब आप करोगे क्या अगर ऐसा है कि भाई कोई नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, आपकी फीस का एक लार्ज प्रोपोर्शन आप उससे रिसीव करते हैं, तो सेफगार्ड क्या है कि क्लाइंट बेस बढ़ाओ, एक से ज्यादा क्लाइंट लेकर के आए, नए क्लाइंट लेकर के आए, तो इससे फीस डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड दी सेकंड इज द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एप्रोप्रिएट review who did not take part in the audit review of the work performed. Who did not take part in the audit review the work performed, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि भाई हमको एक एप्रोप्रिएट रिव्यू की जरूरत है जिसने कि ऑडिट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं, डिड नॉट टेक पार्ट इन द ऑडिट रिव्यू द वर्क परफॉर्म। ठीक है, सो हमको एक रिव्यूअर चाहिए। रिव्यूअर का मतलब क्या हो गया, जो आपके काम को वापस से रीचेक करेगा। देखो हो क्या रहा है,
पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट आप कर रहे हो, ऑडिटर इसकी ऑडिट कर रहा है ना, हाँ या ना, पहले ही। वैसे तो देखा जाए तो ये भी एक तरीके से रिव्यू ही है। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया, उन कंपनी को ने सही बनाया नहीं बनाया, वैसे ही उसको ऑडिटर देख रहा है ना। ऑडिटर ने जो वर्क परफॉर्म किया है, उसको वर्क को भी हमको एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या कराना पड़ेगा, फर्दर रिव्यू कराना पड़ेगा, इन केस कि कब जब आपकी फीस डिपेंडेंसी उसके ऊपर ज्यादा थी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो है वो ऐसा नहीं हुआ हो कि हमने कोई गलत जजमेंट्स लिए हो, हम इन्फ्लुएंस हो, तो हम एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर पकड़ के लेकर के आते हैं और उससे ये काम कराएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो, दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. So this one is for the non-listed client, and when the client is listed, the स्टैंडर्ड्स आर मोर स्ट्रिंजेंट। अब यहाँ इन्होंने एक लिमिट दे दी है, वो लिमिट इन्होंने दे दी है 15%। इनने बोला कि भाई आपका एक क्लाइंट अगर वो लिस्टेड है तो उससे आपका 15% से ज्यादा का रेवेन्यू नहीं आना चाहिए, मतलब है ना। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 15 रुपए से ज्यादा उस लिस्टेड क्लाइंट से आपकी फीस नहीं होनी चाहिए, है ना। इफ इन केस इट इज ग्रेटर देन 15%, तो ये एक तरीके का थ्रेट है आपकी इंडिपेंडेंस को, आपकी ऑब्जेक्टिविटी को। इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब 15% कम करके लाना पड़ेगा, ठीक है। इस सेटल्ड एंड शुड बी रिव्यू फर्म टोटल फीस फॉर 2 consecutive। अब ईयर यहाँ पर जो गिवन है वो कितना गिवन है, 2 ईयर दिया है, मतलब इन्होंने एक साल में ये चीज नहीं बोली। हो सकता है कि एक साल मेरी 15% रही हो कॉन्जिक्यूटिव, अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 consecutive ईयर्स में भी मिला करके 15% से ज्यादा हो गया है, तो फिर ऐसे केस में थर्ड ईयर हमको सोचना पड़ेगा कि हमको इसकी ऑडिट करनी या नहीं करनी कंटिन्यू। और वो हम तभी करेंगे जब हम इस रेट थ्रेड को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब पहली चीज तो इन्होंने क्या बताया कि ऐसा होते ही आपको फर्म को ये डिस्क्लोजर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है ना। देखो, एक होता है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर बोर्ड होगा जनरली। तो जो बोर्ड होता है उसको हम लोग TCWG भी कहते हैं, दैट इज दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही कहते हैं। आगे भी समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes. तो आपकी अगर 2 consecutive ईयर्स में 15% से ज्यादा आपकी फीस एक ही क्लाइंट से आ रही है और वो क्लाइंट लिस्टेड है, तो उसके TCWG को आप बताओ कि भाई देखो, हम लोगों की ये थ्रेड क्रिएट हो गया है, हम आपके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गए फीस के लिए, ठीक है। अब ऐसे केस में करना क्या पड़ेगा, वी अगेन नीड सम, यहाँ पे हमको वापस से किसकी जरूरत पड़ रही है, हमको वापस से अपनी ऑडिट रिव्यू कराने की जरूरत है। मतलब हमने ऑडिट करी लेकिन हमारी ऑडिट रिव्यू होगी, और एक एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, ऊपर वाले रिव्यूअर और नीचे वाले रिव्यूअर में फर्क है, वहां से वर्ड उन्होंने एप्रोप्रिएट रिव्यूअर बोला है। तो एप्रोप्रिएट रिव्यूअर जो होगा वो कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कराने की बात बोली है, जो कि ज्यादा स्ट्रिंजेंट है ना, ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपसे भी इंडिपेंडेंट होगा। शुड बी परफॉर्म बाय पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑडिट फर्म, है ना। तो अब ये जो ऑडिट ऑडिट क्वालिटी रिव्यूअर है, ये ऑडिटर से इंडिपेंडेंट है। ऑडिटर अपने क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होगा वो अपने ऑडिटर से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ये ऑडिट फर्म का मेंबर भी नहीं होगा, ठीक है। और बाय अ प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, दिस कैन बी परफॉर्म्ड एज ईदर अ प्री इशुएंस रिव्यू बिफोर द सेकंड ईयर ऑडिट ओपिनियन इज इश्यूड, और अ पोस्ट इशुएंस रिव्यू ऑन द सेकंड ईयर ऑडिट बिफोर द थर्ड ईयर ऑडिट ओपिनियन इज इश्यूड। तो करा कभी भी सकते हैं, क्योंकि हमने बोला भाई 2 इयर्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में जब आप अपना ओपिनियन देंगे, तो इस ओपिनियन के देने से पहले, बिफोर और आफ्टर, इस तरीके का एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कराना जरूरी है। बट ये आफ्टर आपका इतना लेट नहीं होना चाहिए कि थर्ड ईयर आ जाए, है ना। थर्ड ईयर की ऑडिट से पहले पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे, जब थर्ड ईयर की ऑडिट ओपिनियन इश्यू करने से पहले हमें सेकेंड ईयर की ऑडिट को उसका रिव्यू कराना चाहिए बाय अ पर्सन हु इज एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, नॉट जस्ट अ रिव्यूअर। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir.
ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि भाई ये पर्सन आपकी फर्म का मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ फीस सिग्निफिकेंटली एक्सीड 15% ऑफ प्रीवियस रिव्यू, अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जैसे सिग्निफिकेंट से मतलब हो सकता है कि 25% पहुंच गया, 30% पहुंच गया, 40% पहुंच, इट इज सिग्निफिकेंटली आता है, 15 की जगह 16% हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं है, है ना। तो ऐसे केस में अगर सिग्निफिकेंटली एक्सीड करती है 15% को, तो प्री इशुएंस रिव्यूअर, मतलब ये वाली स्टेज पे ही आपको जो है वो EQR से रिव्यू कराना पड़ेगा। अगर ये तब है लेकिन जब यहाँ पे सिग्निफिकेंट, ये वाला केस तभी है बेटा जब यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सीड करती है आपकी फीस, ठीक है, 15% से। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं करासी तो फिर आप, हो सकता है कि आप पोस्ट ओपिनियन के बाद भी, ओपिनियन देने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। क्लियर है भाई, ये स्टैंडर्ड समझ में आ गया R410.4 और R410.5? यस और नो? Yes. ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अकॉर्डिंगली आप देख लो इसको कि भाई 15 to 20 मार्क्स का पेपर इसी में से आना है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, है ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए आप, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि हमको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा होता है गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, है ना। इंडियन हमारे कंटेक्स में करप्शन ही बोल दो और कुछ नहीं है। तो आपको आपका काम अच्छे से नहीं करना है, उसके लिए गिफ्ट दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है, तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये बताओ। नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, तो बाकी क्यों नहीं बोल रहे? Yes. श्योक सिमरन वैदिक, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हमको गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी? नहीं लेना चाहिए। नो, नहीं ले। तो आप अपने क्लाइंट से गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते। कोई भी गुड्स सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी जो कि अगर आप ऑडिट क्लाइंट से लेते हो तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। अब देखो इन्होंने गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी का क्लासिफिकेशन एक से ज्यादा हेड में किया है। इट इज क्रिएटिंग अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इट इज क्रिएटिंग अ इंटिमिडेशन थ्रेट, इट इज क्रिएटिंग अ फैमिलियरिटी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट आ गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर। इंटिमिडेशन मतलब डर, अगर किसी, ऑफ कोर्स सी बात है, डर आपको लगेगा, एक बार आपने इस तरीके से काम करना चालू कर दिया ना, आपने अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर जोड़ दिया तो आप आपसे डरो भी किसी, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है ना, आपको हॉस्पिटैलिटी दी है, गिफ्ट दिए, जिस भी फॉर्म में दिया है, बट आप उससे यहाँ पे डोमिनेट हो चुके हो, अब वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो वो इंटिमिडेशन भी है। फैमिलिटी जान पहचान होती है, ठीक है। आपके क्लाइंट ने आपके लिए बहुत अच्छा सा वेकेशन बुक करा दिया, आप घूम के आ गए, आपकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई, तो अब आप जो है, अब आपके पार्शियल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कब बढ़ जाएंगे ना, हाँ या ना, बाइस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा, आप क्योंकि एक जान पहचान हो गई है तो आप सोचेंगे चलो भाई ठीक है, क्यों हम गलतियां पॉइंट आउट करें, ठीक है जैसा है वैसे रहने दो। ये सब चीजें हो सकती है। तो आपको गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी नहीं लेनी चाहिए अनलेस इट इज ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। R420 कह रहा है ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया जब तक वो बहुत छोटा मोटा नहीं है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब यार आपके ऑफिस में आप गए हो, काम कर रहे हो, और मैं अभी ना यूके की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे तो चाय समोसे बड़ी बात हो जाती है ऑफिस में, है ना। तो यही चलता है भाई, ऑफिस में जाओगे काम करोगे तो यही मिलेगा, है ना। अनलेस एंटिल कोई बहुत बड़े ऑफिस में आप नहीं गए जहाँ पे पूरा का पूरा बुफे आपके लिए अवेलेबल है, अदरवाइज ऑफिस में यही सब चीजें मिलती है ना। यस सर। यस ऑन। Yes. हाँ, तो ये आपको एक दिन में खाना उसने खिला दिया या छोटा मोटा कोई फेवर कर दिया, तो ये सब चीजें गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, इससे आप इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, है ना। इतना थोड़ा बहुत चलता है, तो जब तक वो ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल है उस तरह की गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी दी जा सकती है, ठीक है। बट विच आर इंटेंडेड टू इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द रिसेप्टर। तो अगर फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है, लेकिन चाहे अपनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका बिहेवियर, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये छोटी सी चीज भी मेरे लिए इसलिए करी जा रही है कि मैं इन्फ्लुएंस हो जाए और मैं बिहेव प्रोफेशनली नहीं करूं, यहाँ पे मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो कर रहे हैं, तो आपको नहीं लेने चाहिए। वो देखो प्रोफेशनल जजमेंट की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या मुझे गिफ्ट देकर के, हॉस्पिटलिटी देकर के ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। चलिए आगे, समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes.
सर। दो अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन सा पढ़ लिया? फर्स्ट कौन सा पढ़ा अभी अपन ने यहाँ पे? फर्स्ट कौन सा पढ़ा, जल्दी बताओ। self interest, सेल्फ इंटरेस्ट तो है, सेल्फ इंटरेस्ट में कौन सा पढ़ा था? free dependency, हाँ तो बताओ ना क्या हो गया, अभी तो पढ़ा है, क्लास में ध्यान रखो भाई। अभी हमने फर्स्ट जो थ्रेड पढ़ा वो हमने पढ़ा फीस डिपेंडेंसी, है ना। दूसरा हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है दूसरा हमने? गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी। तो आपकी फीस डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ओवर फीस डिपेंडेंसी क्लाइंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और आप क्लाइंट से गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी नहीं लेंगे अनलेस इट इज ट्रिवियल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। नेक्स्ट इज ओइंग शेयर्स एंड फाइनेंशियल रिस्क। आप अपने क्लाइंट की कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड कर सकते और ना ही किसी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब जब आपके क्लाइंट के बिजनेस से आपका फायदा नुकसान जुड़ गया है, क्लाइंट के बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है, तो आप कंपनी के अगर शेयर्स खरीद लोगे क्लाइंट की कंपनी के तो वो इस तरीके से जुड़ जाएगा, है ना। यस और नो? तो अगर yes, आप अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट जोड़ लेंगे या अपने क्लाइंट के बिजनेस में शेयर ओन करने लग जाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं क्लाइंट के बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाऊं, क्योंकि उससे फिर मेरा प्रॉफिट जुड़ गया है ना। तो उसको फायदा होगा तो मेरे को फायदा होगा, ठीक है। और आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, आप अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कंपनी अपने क्लाइंट के बिजनेस में किसी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए और ना ही अपने क्लाइंट की कंपनी के शेयर्स होल्ड करने चाहिए। अब लेकिन एक लिमिट तक हम लोग बात करेंगे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट के बिजनेस में हम लोग कुछ इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, तो क्या इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इस थ्रेड को रिड्यूस किया जा सकता है, तो वो इन्होंने यहाँ पे समझाया है। तो पहले तो देखना है कि भाई वाकई ये चीज थ्रेड है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कि भाई इंटरेस्ट होल्ड कौन करता है। अगर देखो डायरेक्टली ऑडिटर इंटरेस्ट होल्ड करता है तो ये थ्रेड है। हो सकता है डायरेक्टर खुद ना करता हो, ठीक है, इनडायरेक्टली हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन एक रिमोटनेस बात होती है कि भाई अगर मान लीजिए मैं होल्ड नहीं करता, कोई मेरा रिश्तेदार होल्ड करता है इंटरेस्ट, अब वो रिश्तेदार कितना दूर का रिश्तेदार है ये भी देखना पड़ेगा, है ना। अगर पास का रिश्तेदार होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि उससे हो सकता है कि मैं इन्फ्लुएंस हूँ। अगर बहुत दूर का रिश्तेदार है तो हो सकता है कि मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। तो एक रिमोटनेस आपको देखनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? yes, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई इंटरेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट तो मतलब इवन जब ऑडिटर डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, इनडायरेक्ट मतलब जो वो खुद होल्ड नहीं कर रहा, उसके आसपास के लोग होल्ड कर रहे हैं उस। अब आसपास के लोग कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट मस्ट नॉट बी। अब इन्होंने स्पेसिफिकली किन किन लोगों को डायरेक्टली माना है कि भाई ये मटीरियल इनडायरेक्ट इंटरेस्ट या डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो पहली बात तो फर्म का नहीं होना चाहिए और नेटवर्क फर्म का नहीं होना चाहिए। फर्म और नेटवर्क फर्म में क्या मतलब होता है, तो से फॉर एग्जांपल आई डू हैव दिस कंपनी लियो पार्टनर्स, है ना। दिस इज माय ऑडिट फर्म, ठीक है। नाउ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, दीज थ्री आर पार्टनर्स इन this firm called Luyo Partner. These three are partners, है ना, and these three are the audit partners. Now C is also a partner in another audit firm, C, D, and with C, D, and E, called as, इनकी पार्टनरशिप फर्म को हम कुछ नाम रख देते हैं, है ना। मान लो कैट पार्टनर्स नाम रख दिया। तो कैट पार्टनर्स करके एक और ऑडिट फर्म है, सी, डी और ई, यहां जो है वो इसमें पार्टनर, और सी इज दी कॉमन पार्टनर बिटवीन बोथ दी ऑडिट फर्म्स। दोनों में कॉमन पार्टनर है, हाँ है ना, यस और नो? yes, यस। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड करके कंपनी है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं। ए इज दी ऑडिटर, ए ऑडिट करेगा। ए हमारा जो है वो पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर है, ठीक है।
ई जो है इस कंपनी का शेयर होल्डर भी है और मटेरियल शेयर होल्डर भी है। ठीक है, तो पहली बात तो जो ये लियो पार्टनर्स और कैट पार्टनर्स हैं, इन दोनों फर्म को नेटवर्क फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन दोनों फर्म को हम लोग? ये Network एक firm. नेटवर्क में फर्म है ना। आप कनेक्टेड हो आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं, किसी ना कहीं, दीज आर। सो हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का इंटरेस्ट है। सो इट इज अ इंटरेस्ट होल्डेड बाय सम नेटवर्क फर्म। वो इंटरेस्ट आपने डायरेक्टली खुद ने तो नहीं कर रखा, बट इनडायरेक्टली आपकी नेटवर्क फर्म ने कर रखा है, और इसको हम लोग यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। ये थ्रेड आपकी जो ये थ्रेड है जो आपकी इंडिपेंडेंस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. सो दीज नेटवर्क फर्म्स अलाउड नहीं है इस तरीके का इंटरेस्ट होल्ड करना। इसके अलावा अब नेटवर्क फर्म छोड़ो, जैसे लियो पार्टनर में ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब अगर हमारा ए वाई एक्स वाई जेड लिमिटेड में ऑडिट करने का प्लान कर रहा है, तो इवन बी और सी जो है हमारे, ये दोनों भी क्या नहीं कर सकते, किसी तरह का इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते। ऑडिट टीम मेंबर, ये ऑडिट टीम के मेंबर्स भी हैं साथ में, ठीक है, ये होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऑडिट टीम को इस तरीके से भी मैं अलग कर सकता हूं। से फॉर एग्जांपल ये तो पार्टनर्स हो गए ए बी एंड सी। ठीक है, अब आपके एसोसिएट्स होते हैं। ठीक है, अब ए का एसोसिएट है वी और एक्स, ये एसोसिएट्स हैं, है ना। एसोसिएट्स मतलब फर्क हो गया। ठीक है, जैसे आप अभी, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि भाई ये पॉसिबल है कि आप, हो सकता है कि भाई खुद से ऑडिट फर्म अपनी स्टेब्लिश नहीं करें और आप किसी बड़ी ऑडिट फर्म में जाकर के जॉब करना प्रेफर करें। ठीक है, तो अब आप उस ऑडिट फर्म में पार्टनर तो नहीं हो, लेकिन एसोसिएट तो हो, एम्प्लॉयड तो हो गए उसमें। यस और नो? तो अगर आपका इंटरेस्ट आपके किसी कंपनी के अंदर आ गया, तो आपकी जो ऑडिट फर्म है ना, वो बेटा ऑडिट नहीं कर पाएगी उसकी। समझ रहे हो ये फर्क कितना बड़ा है? ये सुनो, आप कर तो सिर्फ नौकरी ही रहे हो वहां पर, लेकिन अगर आपका किसी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो आपकी ऑडिट फर्म आपकी उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो ये चीज? Yes, sir. तो दीज एक्स एंड वाई, अगर इनका कोई इंटरेस्ट आ गया ना किसी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल, तो वो कंपनी आपकी जो है वो उस कंपनी के लिए आप डिस्क्वालिफाइड ऑडिटर हो जाओगे, आप उसकी ऑडिट नहीं कर पाओगे। सी अनलेस एंड अनटिल मैं सेफगार्ड अप्लाई करके उसको रीजनेबल लेवल तक रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर मैं सेफगार्ड लगा के रीजनेबल लेवल तक रिड्यूस करूं तो कर पाऊंगा, रिड्यूस नहीं कर पाता तो नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, फर्म और नेटवर्क फर्म एंड ऑडिट टीम मेंबर और द इमीडिएट फैमिली ऑफ अ टीम मेंबर, अ पार्टनर वर्किंग इन द ऑफिस। इमीडिएट फैमिली मेंबर तक इंक्लूड किया है उन्होंने, है ना। अगर आपकी ऑडिट फर्म के किसी मेंबर का इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो, उसका इंटरेस्ट है, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। एनी पार्ट एंड पार्टनर वर्किंग इन द ऑफिस कनेक्टेड विद द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो काम कर रहा है, ठीक है, इन द ऑफिस कनेक्टेड विद द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे कि ए हमारा जो है, ये हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब समझ में आ गया ना पहले तो? ये टर्म क्लियर है, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, सी एक फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट ऑडिट करने जाएगा तो सारे पार्टनर्स उसके ऑडिट करेंगे। अब इफ ए बी एंड सी थ्री आर दी पार्टनर्स, तो एक क्लाइंट उसका काम दे, एक जो पार्टनर है उसका काम देखेगा। इसी तरीके से काम का क्लासिफिकेशन होता है। देखो अब ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे होती है, जब आपके पास क्लाइंट्स बड़े हैं जब इस तरीके से होगा। छोटी ऑडिट फर्म में इस तरीके से काम नहीं होगा, जनरली बड़ी ऑडिट फर्म में इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। तो सी ए इज द एंगेजमेंट पार्टनर, a partner working in the office connected with the audit engagement partner। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कोई पार्टनर ए के साथ काम कर रहा है, उसके ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि कनेक्टेड है हमारे एंगेजमेंट पार्टनर के साथ में। ठीक है,
तो से फॉर एग्जांपल जैसे बी है या फिर सी है, ये सब कनेक्टेड पार्टनर्स हो गए यहाँ पे। जल्दी बताओ भाई, कनेक्टेड पार्टनर्स हो गए नहीं हो गए ये, हाँ या ना? So, ठीक है। ऑडिट टीम मेंबर और कनेक्टेड पार्टनर्स में फर्क है। ये ऑडिट टीम मेंबर्स थे बेटा, ये ऑडिट टीम मेंबर्स थे, ये कनेक्टेड पार्टनर है। समझ में आ रहा है? यस और नो फर्क? दीज आर कनेक्टेड पार्टनर्स, दीज आर ऑडिट टीम मेंबर्स, है ना? यस और नो? yes, sir. कोई डाउट हो तो बता दो पहले भाई, ये चीज समझना जरूरी है। कोई डाउट रहेगा तो मतलब नहीं रहेगा। सर क्लियर एक है? बार समझ में रिपीट आया कर ये? दीजिए, सिमरन एक बार क्लियर? रिपीट कर दीजिए। ठीक है। सो दीज आर दी पार्टनर वर्किंग इन दी ऑफिस, है ना? एंड दे आर कनेक्टेड विद द एंगेजमेंट डिपार्टमेंट। तो बी और सी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एनी पार्टनर प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज टू दी ऑडिट क्लाइंट। तो अब मान लो बी और सी के अलावा एक हम लोग एक और पार्टनर ले आते हैं डी। अब डी जो है वो क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? नॉन ऑडिट सर्विसेज। तो से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड लिमिटेड की अकाउंटिंग हमारा डी कर रहा है। ही इज पार्टनर टू बी सी एंड ए। अब ए बी और सी के साथ ये पार्टनर भी है। ठीक है, तो डी का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर क्लाइंट की फॉर्म में, हाँ या ना? सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। Yes, sir. तो जब इसका इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ये नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ए इस फर्म की क्या नहीं कर सकता? ऑडिट नहीं कर सकता। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? हाँ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। एन इमीडिएट फैमिली मेंबर मे होल्ड अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट सच एज पेंशन और शेयर ऑप्शन बट मस्ट डिस्पोज ऑफ इट एज सून एज प्रैक्टिकेबल व्हेन द फैमिली मेंबर्स हैज द राइट टू डू सो। अभी कह रहे हैं कि हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज में ये बात आती है, वो इंटरेस्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब उस पर्सन को वो इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। Financial interest received indirectly by way of inheritance or gifted must be disposed of immediately. अब आप बोलो कि सर मेरा खुद का नहीं था, मेरे पापा ने शेयर्स खरीद रखे थे कंपनी के, अब जब वो नहीं रहे तो अब उनसे इनहेरिटेंस में मुझे शेयर्स मिल गए, अब वो मेरा क्लाइंट है, तो मैं कैसे, मेरा कैसे सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया? कोई बात नहीं, इवन इनहेरिटेंस में मिले ना, सेल्फ इंटरेस्ट है। अब या तो क्लाइंट छोड़ दो या वो शेयर्स छोड़ दो, दोनों में से एक चीज कर लो। तो इवन अगर आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्टली आपने होल्ड नहीं किया, इनहेरिटेंस में मिला है, गिफ्ट में मिला है, तो भी आपकी नॉलेज में आते ही आपको उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्पोज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि देखो, जैसे ऑडिट टीम मेंबर में कोई पर्सन है हमारा फैमिली मेंबर, ऑडिट टीम मेंबर का फैमिली मेंबर, मतलब मेरा तो नहीं है। अभी ऊपर ने अपन ने एक्स और वी लिखा था, तो एक्स के फादर जो है वो इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। तो अगर ऑडिट टीम मेंबर में से कोई पर्सन ऐसा है जो कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है या उसके रिलेटिव होल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम करो कि उस ऑडिट टीम मेंबर को टीम से बाहर निकालो। आप अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बात खत्म हो गई, थ्रेड खत्म कर दिया हमने। वो पर्सन नहीं रहा टीम में तो बात खत्म। ये कर सकते हैं? यस और नो? Yes, और तब तक उसको बाहर निकाल के रखते हैं, या तो उसको बोलो कि भाई काम करना है, इस पर्टिकुलरली ऑडिट कर लिया तो वो इंटरेस्ट आप डिस्पोज करो या करवाओ, उसके बाद हम आपको टीम में लेंगे। अदरवाइज ऐसे पर्सन को हम क्या नहीं कर सकते? टीम में नहीं ले सकते। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes, ठीक है। क्लियर है सबको? सब अच्छे से समझ में आएंगे पॉइंट्स, आया ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब एक एग्जांपल ये लोग देते हैं। एक क्लाइंट अपने ऑडिट टीम को ऑफर करता है, ऑडिट टीम को, कि एक्सपेंसिव मील के लिए लेके जाऊंगा, सस्ता खाना नहीं खिलाऊंगा, किसी महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, वहां खाना खिलाऊंगा। क्या इससे सेल्फ क्रिएट हो रहा है? दे आर सेइंग यस, इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो रहा है। कोई भी मैटर consider before accepting or rejecting the offer include whether the meal is before or after the audit report has been signed. If before the offer of the meal could be intended, तो हो सकता है हम रिपोर्ट दे चुके हो, अपना ओपिनियन दे चुके हो, अब काम करना बचा नहीं, अब तू हमारे ऊपर पैसे खर्च कर रहा है तो तेरी इच्छा है भाई, फिर तो हम मना क्यों करें? है ना? काम अपना जब कंप्लीट कर चुके हो, क्लाइंट कह रहा है कि यार मैं आपको बहुत महंगा जगह पे खाना खिलाऊंगा, तो अब लेके चल जा, क्या दिक्कत है? फिर तो
काम खत्म हो गया ना? यस और नो? फिर कोई दिक्कत नहीं है। Yes. लेकिन काम अगर खत्म नहीं हुआ है तो इस तरीके का ऑफर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए थ्रेट बन सकता है। हो सकता है कि आप थोड़े से इंटिमिडेट हो जाएं, हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा लगने लग जाए, सब कुछ मजे आने लग जाए इन सब चीजों में, और फिर आप ये सब कुछ करने लगे। इसलिए क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? एक्चुअली आज मैं मेरी पर्सनल वाली आईडी से क्लास ले रहा था, तो ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास ऑटोमेटिकली। ये हम टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। वैसे भी काफी लेट हो गया, अभी 11 बज गई है। कल सैटरडे है वैसे तो, बट हम क्लास रखेंगे कल, है ना? क्योंकि इस वीक एक क्लास हमारी खराब हो गई थी, तो इस वजह से कल सैटरडे को क्लास रखेंगे। ठीक है भाई? ओके सर। Yes, sir. ताकि इस वीक का तो लॉस हम लोग टाइम कवर यही कर दें। रहेगा? क्या टाइम यही रहेगा? टाइम में नहीं, कल मैं कोशिश करूंगा वैसे 7-7:30 तो हो जाए, क्योंकि आपकी दूसरी कोई क्लास थोड़ी ना है कल। कल वो यस सर, अकाउंट्स कोई वाली, और वो टैक्स की है क्या क्लास? नहीं, yes. नहीं है? किसी की नहीं है क्लास कल टैक्स की? नहीं. नो सर। तो कल फिर 8 बजे रख सकते हैं क्लास, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं फिर भी टाइम आप लोगों को मॉर्निंग में कंफर्म करा दूंगा एक बार, वो सबसे बात करके ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है? चलिए ओके आज की सर। क्लास को खत्म करें, फिर कोई डाउट हो तो बता दो अभी। आ गया समझ में जो पढ़ा आज? क्लियर है? यस सर, Yes. क्लियर है। Yes, sir. Yes, चलिए sir. फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.